नमस्कार। हम बात कर रहे थे केंद्रीय बैंक के कार्य और साख नियंत्रण के उपायों की। कल हमने देखा केंद्रीय बैंक के कार्यों के बारे में। अब इसमें इसके 8 काम हमने अपन ने कल देखे थे। अब इसमें हमें अब आज ये देखते हैं कि केंद्रीय बैंक का कौन सा काम सर्वोपरि माना जाए। ये प्रश्न हमेशा हमारे सामने होता है कि केंद्रीय बैंक जो काम करता है इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है, क्योंकि हालांकि इस प्रश्न का कोई हम एक सुनिश्चित उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि केंद्रीय बैंक के सारे ही काम बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं। फिर भी विशेष परिस्थितियों और आर्थिक विकास की विशेष दशाओं में कोई काम विशेष महत्व ले लेता है। जैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए साख नियंत्रण का काम सर्वोपरि हो जाता है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए केंद्रीय बैंक का आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने का काम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर जिन देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली का अधिक प्रचलन है उनके उनमें मुद्रा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक का काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से कई काम मतलब समय समय पर और परिस्थितियों के हिसाब से केंद्रीय बैंक के महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सभी प्रकार के देशों में आर्थिक स्थिरता लाने और उसे कायम रखने के लिए केंद्रीय बैंक को देश की मौद्रिक और साख प्रणाली का उचित रूप से संचालन करना पड़ता है। इस दृष्टि से साख नियंत्रण और मौद्रिक प्रबंधन केंद्रीय बैंक के लिए सबसे उपयुक्त कार्य होते हैं। अब हम बात करें केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण की। केंद्रीय बैंक एक देश के मौद्रिक प्रबंध के लिए जिम्मेदार होता है। मौद्रिक प्रबंध में मुद्रा और साख की पूर्ति देश की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। इस संबंध में साख नियंत्रण की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। डीकॉक का कहना था, काफ़ी वर्षों से ये सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है कि साख का सृजन एवं वितरण अधिकांश देशों के अपने जटिल आर्थिक संगठन के अंतर्गत किसी न किसी प्रकार के नियंत्रण में अवश्य होना चाहिए। इसका मुख्य कारण ये है कि सभी प्रकार के मौद्रिक और व्यावसायिक सौदों के निपटान में भारी योगदान मिलता है, जिससे अच्छे और बुरे परिणामों का एक शक्तिशाली स्रोत हमारे सामने आता है। साख नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य देखें हम तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य मुद्रास्फीति और अपस्फीति पर नियंत्रण करने के लिए साख नियंत्रण से सहायता मिलती है। इससे सामान्य कीमत स्तर में स्थिरता लाई जा सकती है। मुद्रास्फीति की समस्या को हल करने के लिए साख संकुचन किया जाता है और अपस्फीति की दशा में साख का विस्तार किया जाता है। मुद्रा बाजार की गतिविधियों में स्थिरता लाने के लिए साख पर नियंत्रण किया जाता है ताकि मुद्रा की मांग और पूर्ति में तालमेल बैठाया जा सके। आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए साख का विस्तार किया जाता है ताकि रोजगार उत्पत्ति, आमदनी, बचत और निवेश आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सके। अब हम बात करें साख नियंत्रण के उपायों की। साख नियंत्रण के मुख्यतः 2 उपाय होते हैं, 2 प्रकार के उपाय होते हैं, जिसमें पहला है मात्रात्मक या सामान्य उपाय और दूसरा है गुणात्मक या चयनित उपाय। तो साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय साख की कुल मात्रा को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जिनका उद्देश्य साख के उपयोग को प्रभावित करना नहीं होता है। साख नियंत्रण के गुणात्मक या चयनित उपायों के द्वारा साख के उपयोग को प्रभावित करना होता है। इन उपायों के ज़रिए साख को उन दशाओं में प्रभावित किया जाता है जो देश के लिए अमुक समय में अधिक आवश्यक होती हैं और उन दिशाओं में जाने से रोका जाता है या साख की मात्रा कम की जाती है जो देश के लिए कम आवश्यक होती है। अब हम साख के मात्रात्मक उपायों की बात करें तो इसमें सबसे पहला है बैंक दर। बैंक दर केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का परंपरागत अस्त्र माना जाता है। इसे हम बट्टा दर भी कहते हैं। ये वो दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के विनिमय बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा उन्हें स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर अग्रिम राशि प्रदान करता है। इस प्रकार बैंक दर साख की लागत और उपलब्धि दोनों को प्रभावित करती है। बैंक दर के बढ़ने से बैंकों की केंद्रीय बैंक से मिलने वाली
उधार में कमी आती है, जिससे वे अपने ग्राहकों को कम मात्रा में उधार दे पाते हैं। इससे साख के विस्तार में रुकावट आती है। बैंक दर के कम होने से साख विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से ज़्यादा उधार ले सकते हैं, जिससे वे अपने ग्राहकों को भी ज़्यादा उधार देने की स्थिति में आ जाते हैं। प्राय व्यापारिक बैंक दर के परिवर्तन के अनुसार अपनी ब्याज की दरों में परिवर्तन करते हैं। वस्तुतः बैंक दर नीति की सफलता के लिए ऐसा करना आवश्यक माना जाता है। बैंक दर के प्रभाव के संबंध में हार्ट्रे और कीन्स के दृष्टिकोणों में अंतर पाया जाता है। हार्ट्रे का विचार है कि बैंक दर के परिवर्तन ब्याज की अल्पकालीन दरों और कार्यशील पूंजी की मांग को प्रभावित करते हैं, जबकि कीन्स के अनुसार बैंक दर के परिवर्तन ब्याज की दीर्घकालीन दरों और अचल या स्थिर पूंजी की मांग को प्रभावित करते हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों को परस्पर विरोधी न मानकर एक दूसरे का पूरक भी माना जा सकता है। मौद्रिक नीति के बजाय राजकोषीय नीति पर अधिक बल दिया गया, लेकिन कीन्स ने मौद्रिक नीति के बजाय राजकोषीय नीति पर अधिक बल दिया था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बैंक दर साख नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अस्त्र माना गया है और इसको बढ़ाने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और इसको घटाने से आर्थिक मंदी को दूर करने में मदद मिलती है। ये साख की मात्रा को प्रभावित करती है, जिसका आगे चलकर उत्पादन और कीमतों पर प्रभाव होता है। लेकिन बैंक दर नीति की अपनी कुछ सीमाएं या मर्यादाएं होती हैं, वो हम देखें तो पहले हम देखते हैं इसकी सीमाएं। सबसे पहली सीमा है संगठित और विकसित मुद्रा बाजार का होना आवश्यक। बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक है कि देश का मुद्रा बाजार संगठित हो, विकसित और आधुनिक किस्म का हो, ताकि बैंक दर के बदलते ही बाजार में अन्य ब्याज दरें भी बदलने लगे। लेकिन जिन देशों का मुद्रा बाजार अविकसित अवस्था में पाया जाता है, उनमें बैंक दर की सफलता संदिग्ध हो जाती है। दूसरा है देश में बिल बाजार विकसित हो। देश में बिल बाजार विकसित होना चाहिए ताकि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की बिलों की पुनर्कटौती के आधार पर लेकर उन्हें साख प्रदान कर सकें। जब देश में बिलों की पर्याप्त मात्रा में पुनर्कटौती के लिए उपलब्धि नहीं होगी, तो व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से साख की सुविधा के लिए कम सीमा तक पहुंच पाएंगे। इसलिए बैंक दर की सफलता के लिए देश में बिल बाजार का विकसित होना ज़रूरी माना गया है। तीसरा है बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास उधार लेने के लिए जाने की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि बैंकों के पास स्वयं के पास तरल या नगद साधन होते हैं, तो वो केंद्रीय बैंक के पास उधार के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक है कि व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास साख के लिए जाने की ज़रूरत होनी चाहिए। चौथा है व्यावसायिक दशाओं के प्रभाव से बैंक दर का असर कम किया जा सकता है। जब देश में आर्थिक तेजी का वातावरण होता है, तो व्यवसायी ऊंचे ब्याज की दर पर भी अधिक उधार लेते हैं और बैंक दर का प्रभाव कम हो जाता है। इस प्रकार मंदी में ब्याज दर कम होने पर भी व्यवसायी उधार लेने में रुचि नहीं लेते, जिससे मंदी दूर नहीं हो पाती। ऐसी दशा में बैंक दर प्रभावित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है बैंकों की जमाएं ब्याज दर के अलावा आमदनी के स्तर पर भी निर्भर करती है। इसलिए केवल ब्याज दर ही बचत या बैंक जमाओं को प्रभावित नहीं करते, बल्कि आमदनी बढ़ने पर भी लोग अधिक बचत कर पाते हैं। इसलिए ब्याज की दर का सभी दशाओं में महत्व नहीं होता। इससे बैंक दर का या ब्याज दर का महत्व कम हो जाता है। छठा है विकसित देशों में स्वदेशी बैंकर ऊंचे ब्याज की दर पर कारोबार करते हैं और बैंक दर का परिवर्तन उन्हें नहीं छू पाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश के निर्णय कई प्रकार के आधारों पर लिए जाते हैं और उन पर बैंक दर का प्रबल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार बैंक दर की अपनी सीमाएं होती है, फिर भी बैंक दर का अपना महत्व है और केंद्रीय बैंक दर में कमी करके ब्याज की दरों में नरमी लाने की प्रवृत्ति दिखाने का प्रयास करते हैं।
कल हम बात करेंगे खुले बाजार की क्रियाओं की, मतलब नेक्स्ट